दोस्तों, स्वागत है इंडियन पॉलिटी के नए लेक्चर में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं भारत के संविधान का निर्माण। इससे पहले हमने देखा था भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ था। तो उसके बारे में जो रेगुलेटिंग एक्ट आए थे और भारत शासन अधिनियम आए थे, उसके बारे में हमने देख लिया था। और इस वाले लेक्चर में हम देखें कि भारत के संविधान का निर्माण में जो संविधान सभा थी उसका गठन देखेंगे, फिर उसका प्रोसेस देखेंगे, कैसे कैसे संविधान के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया संविधान सभा ने। फिर हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के संविधान का निर्माण, तो हम जानते हैं सभी लोग कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है, एक संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा द्वारा ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें अनेकों विद्वान थे और सबके सामूहिक योगदान की वजह से ही हमारा संविधान बन पाया जो आज हम देखते हैं, जिसमें मुख्य थे बाबा साहब अम्बेडकर थे, फिर कृष्णाचार्य जी थे, फिर से के.एम. मुंशी थे। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो आगे आएंगे, आपको समझ में आएगा कि किसी संविधान निर्माण में सबका ही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ योगदान रहा है। ठीक है, तो पहला है इसमें कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब उठी थी और किसने की थी। तो पहला है कि 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि एक समाजवादी विचारधारा के थे, ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले सामने रखा था 1934 ईस्वी में। तो ये पूछता है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की थी। ठीक है, एम.एन. रॉय, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। 1934 में इन्होंने कहा था कि भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा को बनाया जाए जो कि भारत का संविधान निर्माण करे। ठीक है, उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक संवैधानिक सभा की मांग की थी। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। ठीक है, 1938 में क्या हुआ, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पे ये बोला था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा बनेगी वही हमारे देश का जो है संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब किसने क्या कहा था। तो ये तो अभी भारतीय लोग इसे मांग कर रहे हैं, तो आधिकारिक तौर पर कब अंग्रेजों ने माना कि नहीं संविधान सभा का निर्माण होगा। तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, इसको भारत के वायसराय, उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था अगस्त प्रस्ताव को। तो पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था और इसने ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से उक्त मांग को स्वीकार कर लिया गया कि नहीं, भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी जो कि भारत का संविधान का निर्माण करेगी। तो क्यों ये लोग माने थे। तो उस समय 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया था। तो भारत सपोर्ट करे, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नेता हैं, भारत के जो सिपाही हैं, वो ब्रिटेन को सपोर्ट करें, उसके दबाव में इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि नहीं, अगस्त प्रस्ताव में कि भारत के लिए जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है और भारत हमारा सहयोग करता है, तो उसके बाद में, वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद में संविधान सभा का निर्माण करेगी ब्रिटेन सरकार, जो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, उस संविधान सभा। ठीक है, अगला है 1942 में क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि
संविधान सभा का फर्स्ट बार एम एन रॉय ने विचार कब दिया, फिर दे देगा अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, फिर कैबिनेट मिशन योजना कहेगा कि इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए। तो इसको याद रखिएगा, डेट पूछता है। तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, तो इसने क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था तो उसमें कहा गया कि स्वतंत्र संविधान के निर्माण के बारे में एक प्रारूप प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि भारत को दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए, जिसमें प्रत्येक की अलग अलग संविधान सभा हो। इस वजह से इस वाले प्रस्ताव को इसने स्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन है, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, CMP योजना। तो इसने दो संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन एक योजना पेश की जिसे मुस्लिम लीग द्वारा कमोवेश स्वीकार कर लिया गया। तो इसके जो सदस्य पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें कौन कौन से उसके सदस्य थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और AV अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन योजना लेके। ठीक है, अभी इन पूरे आधार पे भारत में समझ लिए बेस बन रहा है संविधान सभा का। ठीक है, और पूछता है संविधान सभा जो गठन हुआ था वो किसके आधार पे हुआ था, तो वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे हुआ था। 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, इसी के आधार पे संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, संविधान सभा बनी। तो संविधान सभा बनी, उसके बारे में थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं। पहले जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण तिथियां थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले संविधान सभा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान सभा की संरचना कैसी थी, तो गठन कब हुआ, तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में कैबिनेट जो संविधान सभा थी उसका गठन हो गया। तो कुल सदस्य कितने थे इसमें, तो कुल निर्वाचित सदस्य थे, टोटल सदस्य 389 थे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 जो थे रियासतों से थे। इसमें 296 में से 292 को 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 को मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिया जाना था। ठीक है, संरचना क्या थी, तो भारतीय समाज में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय जो ईसाई थे उनके, और अनुसूचित जनजातियाँ और इन सभी वर्गों की महिलाओं भी इसमें शामिल थीं। तो सबको इसमें से लेना था, कोई छूटे ना, किसी का प्रतिनिधित्व छूटे ना संविधान सभा में। इस वजह से सबको शामिल किया गया इसमें। सीटों का आवंटन कैसे हुआ था इसमें, तो प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटित की जानी थी इसमें। और प्रत्येक जो ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। तो जो एक सीट थी, मान लीजिए एक व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो एक सीट पे 10 लाख लोग जहाँ थे 10 लाख लोगों पे एक सीट थी। तो एक सीट के लिए 10 लाख लोग जो है उसमें मतदान करते थे, या जो मतदान करने योग्य थे वो मतदान करते थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 10 लाख लोगों पे एक सीट थी। यही कुल मिला के कहने का मतलब कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व तो एक व्यक्ति कर रहा था। इस तरह से व्यवस्थित किया गया था सीटों को। ठीक है, और जो मतदान हुआ था, तो पूछता है मतदान किस आधार पे हुआ था, तो ये मतदान जो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 से जो आया था, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया था, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 की धारा 6 थी, धारा 6 अनुसूची के आधार पर ये चुनाव हुआ था। ठीक है, इनडायरेक्ट चुनाव था ये। याद रखिएगा कि जो मतदान पद्धति कैसी थी, तो प्रांतीय प्रतिनिधित्व के मामले में एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, और ये इनडायरेक्ट चुनाव था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। तो कभी कभी पूछता है कि डायरेक्ट चुनाव था कि अब इनडायरेक्ट था, तो इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था।
ठीक है। तो प्रांतीय जो जो परिषदें थी, सभाएं थी, उनके द्वारा मतदान किया गया था, डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं दिया था। तो दो तीन चीज़ याद रखिए। पहली चीज़ ये कि इनडायरेक्ट चुनाव था और 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति चुना गया था, और एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से ये चुनाव हुआ था। तो कभी कभी ये बात भी पूछ लेता है, ये 296 वाली और 93 वाली, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, ठीक है। तो चुनाव के बारे में टोटल ये हो गया है। और पूछता है कि किस अधिनियम के अनुसार जो ये संवैधानिक सभा का चुनाव हुआ था, तो वही भारत शासन अधिनियम 1935 का धारा 6 के अनुसार हुआ था, ठीक है। तो धारा 6 के अनुसार हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। 1935 का जो अधिनियम था, सदस्य था संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित लिखा है, इनडायरेक्ट निर्वाचित कहते हैं इसको। तो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत कौन थे? तो रियासतों के जो प्रमुख द्वारा कुछ व्यक्तियों को मनोनीत किया गया था। इसमें जो देशी रियासतें थी, उनके जो राजा थे, उनके द्वारा मनोनीत किया गया था इसमें। तो निकाय बनी थी ये। सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो ये बात याद रखिए। इसको कई बार पूछा है कि डायरेक्ट चुनाव हुआ था कि इनडायरेक्ट हुआ था, तो वो इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था। और दूसरी बात यह है कि पूछता है कि महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, तो ये भी दे दिया है आपको कि महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। और रियासतों को आवंटित जो 93 सीट नहीं भरी गई, तो जो रियासतों को आवंटित 93 सीट थी वो भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया, ठीक है। तो ये पूरा संविधान सभा की पूरी संरचना थी। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। कभी पूछता है कि महिलाओं की संख्या इसमें कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 15 थी, याद रखिएगा। 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। तो ये भी फैक्चुअल है, तो थोड़ा फैक्ट ज़्यादा है, ये प्रीलिम्स के आधारित ये पूरा कोर्स है, तो इसमें थोड़ा फैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो 15 महिलाएं जो थी संविधान सभा में थी, ठीक है। तो संविधान सभा के जो गठन की संरचना थी, इतना बहुत है इसमें, इतने से पूरा क्वेश्चन आपका अगर इसे पूछा तो फंस जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कि संविधान जो सभा थी महत्वपूर्ण, उसमें जो तिथियां थी उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण तिथियाँ थी, तो पहला है कि कभी कभी पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा का चुनाव तो हो गया, यहाँ पे मैंने देख लिया। अब पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक पूछता है, डायरेक्ट याद रखिए कि 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें पूछता है मुस्लिम लीग ने भाग लिया, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पहली जो सभा थी, संविधान सभा की पहली बैठक थी, उसको बहिष्कार कर दिया। 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य को फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक है, जो चुना गया था। मगर अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था इसमें, ठीक। तो सचिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार चुना गया था। अस्थायी सदस्य को जो चुना गया था वो फ्रांसीसी प्रथा थी, उसी आधार पर चुना गया था, ठीक है। उपाध्यक्ष 2 थे, कौन कौन थे, तो HC मुखर्जी थे और BT कृष्णामाचारी थे। तो ये भी याद रखिएगा, BT कृष्णामाचारी थे, ठीक। तो अगला है 13 दिसंबर को क्या हुआ था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। तो देखिए अभी तुरंत 2 दिन बाद ये हुआ, दूसरे दिन, और 2 दिन बाद फिर से उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया। तो मतलब 9 से 13, 4 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव, जो आज प्रस्तावना हम देखते हैं, उसका जो जवाहरलाल नेहरू ने उसको पेश कर दिया। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, तो संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपना लिया, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी में ही ये धीरे धीरे आ रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है।
15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो सत्ता हस्तांतरण हो गया। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों डोमिनियन का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को भारत बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, 15 अगस्त को ये सब हो गया। अगला है 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, तो 26 नवंबर है, जनवरी नहीं है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, तो संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कर दिया गया। तो संविधान सभा ने संविधान को बना लिया और उसको अंगीकृत कर लिया संविधान को। ठीक है, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो देखिए क्रोनोलॉजी में ही चल रहा है ये, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया, जिससे भारत एक गणराज्य बन गया। ठीक है, और 25 अक्टूबर 1951 को से 25 फरवरी 1952 के बीच पहले आम चुनाव हुआ। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव चला। ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस बात को याद रखिएगा। तो संविधान सभा के जो तिथियां थी ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में क्रोनोलॉजी के तौर पे पूछ लिया है और डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला जो इसमें है वो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से चौथावें दिन जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश कर दिया। तो ये ऐतिहासिक प्रस्ताव था, इसको उन्होंने पेश कर दिया। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन इसमें शामिल थे। जो संवैधानिक संरचना थी उसके मूल सिद्धांत और इसमें दर्शन शामिल थे। इसी दर्शन के हिसाब से संविधान के अंदर की सारी बातें जो है उसका जो क्रक्स था इसी में शामिल हो गया था। इसमें तो प्रस्तावना में कि आगे हम पूरे संविधान में हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या करेंगे, तो प्रस्तावना में एक बार कुछ झलक मिल जाती है हमको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत के लोग को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्थिति या स्टेटस और अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई उद्देश्य प्रस्ताव में। यह संकल्प 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। तो कब स्वीकृत किया गया इसको संकल्प को, तो ये भी पूछता है कि 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा ने जो जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, और भारत के संविधान की प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव का एक संशोधित संस्करण है। तो इन्हीं के थोड़ा संशोधन करके हमारे संविधान की प्रस्तावना को बना दिया गया। ठीक है, अगला है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किए गए परिवर्तन। तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया तो क्या क्या परिवर्तन हो गया संविधान सभा में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी है कि संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया जो किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए स्वतंत्र थी। जो भी अभी तक जितने भी कानून थे हमारे देश में चल रहे थे उनको ये जो संस्था थी संविधान सभा उसको निरस्त कर सकती है, उसको बदल सकती है, जैसे चाहे वैसे उसको भारत के लिए अपना सकती है या उसको छोड़ सकती है। तो संप्रभु हो गई, अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए उसको पावर मिल गया और कोई बाह्य शक्ति उसको प्रभावित करेगी ना अंदर की शक्ति उसको प्रभावित करेगी। एक संप्रभु निकाय बन गई हमारी संविधान सभा। दूसरा, संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। तो संविधान सभा के 1947 के अधिनियम में 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए, अलग अलग दिनों के में किए गए। तो संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। ठीक है, पहला है विधायी निकाय। तो विधायी निकाय के जीवी मावलंकर जो अध्यक्ष बने और संविधान निर्माण निकाय तो इसके अध्यक्ष जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। तो विधायी निकाय के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष से पूछा जाता है। तो विधायी निकाय मतलब लोकसभा या संसद, तो पहले इसके अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, तो जीवी मावलंकर थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है इसको यूपी पीसीएस में और आईएएस में भी एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन में। ठीक है, अगला है संविधान सभा निर्माण निकाय के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला है इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद
बन गई। ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे। तो 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों कार्य हमारी जो संविधान सभा थी वो करती रही। और संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्यों के बाहर होने के बाद कुल संख्या जो घटकर 299 रह गई। जो पहले कितनी थी, 296 यहाँ थी प्लस 93 जो थे हमारी रियासत के थे, मगर ये 296 थे प्लस 93 ये थे। तो इन दोनों को मिला के जब पाकिस्तान चला गया, निकल के पाकिस्तान अलग बन गया, अलग अलग देश बन गया, तो ये संख्या जो घट के 299 रह गई संविधान सभा की पूरी। उसमें रियासत भी शामिल है या फिर भारत जो प्रांत थे, प्रांत से चुन के आए थे प्रतिनिधि, तो वो कुल मिला के 299 रह गए। ठीक है। जबकि कैबिनेट में मिशन योजना के तहत कुल जो सदस्य संख्या 389 बताई गई थी, निर्धारित की गई थी। अब वो 299 रह गई, बाकी सब पाकिस्तान में चले गए। अगला है संविधान सभा द्वारा जो कार्य किए गए, ये भी इसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो पेची देखें उसमें एक आध चीज़ और जुड़ा। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। तो पूछता है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि कब की गई, तो मई 1949 में इसको किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, देखिए ऊपर हम लोग। 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। तो संविधान सभा ने निर्वाचित कर दिया इनको। अगला है संविधान सभा का अंतिम सत्र पूछता है कभी कभी, तो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। हालांकि 26 जनवरी 1950 से नई संसद के गठन तक भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य करती रही संविधान सभा। ठीक है। तो जब तक मई 1952 तक जब तक कि संसद नहीं बन गई हमारी, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती रही। ठीक है। अगला है कुल सत्र जो थे इनके 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा के कुल सत्र 11 थे। कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल व्यय हुआ था 64 लाख रुपए का पूरा खर्चा हुआ था। ठीक है। तो इस तरह की बात पूरी थी। पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे, इसको भी याद रखिएगा। इसको पूछा है एक बार। संवैधानिक जो सलाहकार थे वो BN राव थे, BN राव, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है। BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। और भारत में 2 सदनी संसद जो हमारी है, 2 सदनी संसद भारत में 2 सदनीय संसद कब अस्तित्व में आई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। यह आई थी अप्रैल 1952 में। ठीक है। अप्रैल 1952 में 2 सदनीय संसद जो थी अस्तित्व में आ गई थी भारत में। ठीक है। तो यही मुख्य बातें थी इसमें संविधान सभा की, कि डेट में उन्होंने क्या क्या चुनाव किया था, क्या क्या उन्होंने किया देश के लिए, कैसे कैसे संविधान बनाया, कौन कौन से डेट को क्या क्या किया गया। तो ये सब पूछता है एग्जाम में, पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछता है। तो यहाँ पे आप समझें इस बात को। संविधान निर्माण निकाय के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले जब थे, तो जो हम बताया था कि पहली बैठक कब हुई थी इनकी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो जो पहली बैठक हुई थी, तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। ठीक है। 9 दिसंबर को इनको चुन लिया गया था और 11 दिसंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो बस 2-3 दिन ही अध्यक्ष रहे थे इसके, मगर इतिहास में इनका नाम तो आ ही गया है। एक दिन रहे या आधे घंटे के लिए रहे, तो पहले अध्यक्ष यही थे और अस्थायी अध्यक्ष थे मगर। ठीक है। तो ये पूरा संविधान सभा के बारे में था। इसी से पूरा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ तक हो गया है। और क्या इसमें देखते हैं, तो संविधान का अधिनियमन और प्रवर्तन कब कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें है कि संविधान के अधिनियमन और प्रवर्तन कब हुआ। तो अधिनियमन कब हुआ, तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया संविधान को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 ही वास्तव में उस दिन उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 299 284 लोग ही हस्ताक्षर किए थे।
यही इतना ही उपस्थित थे उस समय। इसमें उद्देश्य या प्रियम्बल जो है, तो उस समय इसमें उद्देशिका, देखिए हमारा जो प्रस्तावना है वो थी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां इसमें सम्मिलित थी। संविधान पहले ही अधिनियमित हुआ, उसके बाद उद्देशिका अधिनियमित की गई थी। ठीक है, तो पहले संविधान अधिनियमित हो गया था, उसके बाद उद्देशिका को अधिनियमित किया गया ताकि इसे संविधान के दर्शन के अनुरूप बनाया जा सके। तो पहले संविधान बना, फिर से उद्देशिका को अधिनियमित किया गया ताकि इसमें इसके दर्शन को डाला जा सके। अगर संविधान बन गया तभी तो हम उसमें डाल सकते हैं कि क्या क्या संविधान में हमारे है, तो उसी हिसाब से उद्देशिका को संशोधित किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव तो पहले ही पेश हो गया था, मगर इसको अधिनियमित बाद में किया गया। ठीक है, अब जो प्रवर्तन क्या क्या किया गया, तो संविधान सभा के कुछ प्रावधान जैसे 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। जैसे कि अनुच्छेद ये लिखा हुआ है कि इतने अनुच्छेद जो थे, यह 26 नवंबर जब संविधान को अधिनियमित किया गया उसी दिन ये लागू हो गए। ठीक है, इतना उसी दिन लागू हो गए। अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को अधिकांश, और जो बचे भाग थे सभी पूर्ण तरीके से लागू हो गए 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया और हमारा देश गणतंत्र देश बन गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संविधान को। ठीक है, अगला है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 तथा उनके द्वारा अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो क्या क्या निरस्त किया, प्रीवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन जारी रहा। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 तथा उनके सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का भी उन्मूलन जारी रहा। ठीक है, अतिरिक्त जानकारियाँ क्या क्या हैं, तो अतिरिक्त जानकारियाँ भी देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में अतिरिक्त जानकारियों से पूछ लेता है कभी कभी। तो कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, तो 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति के जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्ष थे एएम आसफ अली थे, केएम मुंशी थे, एम गोपालास्वामी अयंगर थे, केटी शाह थे और डीआर गडगिल और हुमायूं कबीर के संथानम थे। ठीक है, तो इतने लोग इसमें शामिल थे। ठीक, तो जब डेवलपमेंट हो रहा था, हमारे संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा था, तो उसमें कई समितियां बनी थी। तो समितियों से भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो समितियां कौन कौन सी बनी थी इसको देखते हैं। तो प्रमुख समितियां कौन कौन थी, तो समितियां क्या क्या थी, तो संघ की शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे उनको दिया हुआ है, तो संघ की शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, तो 3 समितियों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों और जनजातियों एवं अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। भी 3 समिति के सदस्य थे और 2 के जो राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो गठन हुआ था, अब देखिए 29 अगस्त, 15 अगस्त को देश हमारा स्वतंत्र हुआ और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा की बैठक हो रही है और लगभग समझ लीजिए कि 10 या 11 महीने बाद, 1 साल लगभग बीतने के बाद 10 या 11 महीने के बाद जो है प्रारूप समिति बनाई जा रही है 1947 में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो 7 सदस्य थे
जिसमें बी आर अम्बेडकर जी थे। इस सदस्यों का नाम भी पूछता है, याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर जी थे, एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, एम माधवराव थे, उन्होंने बी एल मित्तल का स्थान लिया था, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था। टी टी कृष्णामाचारी थे, इन्होंने डी पी खेतान का स्थान लिया था, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी, डी पी खेतान की। ठीक है, तो ये पूरे सदस्य थे इसके, और ये समितियां थी। इसमें और भी समितियां हैं जो उप समितियों के नाम से जानी जाती हैं, उनसे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो जब हम MCQ कराएंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा, तो उसके बारे में निश्चिंत रहिए, सारा चीज़ कवर होगा, कोई चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। ये तो दो और समितियां इनको देख लीजिए। तो के एम मुंशी जी एक अध्यक्ष थे, के एम मुंशी जिसके अध्यक्ष थे, के तो उसको क्या नाम था, तो उसका नाम था कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे के एम मुंशी जी थे, नोट कर लीजिएगा इसको। और एक थी मावलंकर जिसके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर थे, तो संविधान सभा कार्य संबंधित समिति थी ये। ठीक है, संविधान सभा कार्य संबंधित समिति। ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे जो अध्यक्ष थे। लोकसभा के जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जो पहले अध्यक्ष बने थे, वो थे संविधान सभा कार्य संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। और एक सदन समिति थी, सदन समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे, बी पट्टाभी सीतारमैया थे। तो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया, तो कभी कभी इसको पूछ लेता है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद एक और झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो झंडा समिति भी इसको लिख लीजिए, झंडा समिति। इसको पूछता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी 3 समितियों के अध्यक्ष थे, झंडा समिति भी इसमें थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो ये पूरा मामला था इसका समितियों का, तो इससे बाहर समिति नहीं पूछता। तो भारतीय संविधान के बारे में जो अन्य जो तथ्य हैं संविधान सभा के बारे में, तो अन्य तथ्य क्या है, तो हाथी को संविधान सभा के प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था। तो जो मुहर थी हाथी थी, उसमें हाथी को संविधान सभा के प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। HVR अयंगर को संविधान सभा के सचिव थे, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। SN मुखर्जी जो थे संविधान सभा में संविधान के मुख्य रचयिता चीफ ड्राफ्टमैन थे। SN मुखर्जी, ठीक है, SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्टमैन थे ये। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा जो थे संविधान के सुलेखक थे। ठीक है, तो सुलेखक थे प्रेम बिहारी रायजादा, इसको याद रखिएगा। नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान सभा को सजाया और संवारा था, ये भी पूछता है। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया और नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी छोटे एग्जामों में इसको पूछता है और उसमें फंसान हो जाती है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये प्रेम बिहारी जो रायजादा हैं ये सुलेखन थे। ठीक है, नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान को सजाया संवारा था, और हिंदी का संस्करण का सुलेखन जो था बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया था इसको। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान का हिंदी पाठ जो था, संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। 1987 के 58 में संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 क को शामिल करके इसका प्रावधान किया। ठीक है, संविधान का हिंदी पाठ, राष्ट्रपति संविधान का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद कराने और उसके संशोधन का हिंदी पाठ तैयार करने का
करने का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ऐसा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये संविधान सभा और संविधान के निर्माण के पूरी जानकारी थी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो संविधान तो यहाँ इन लोगों ने मिल के बना दिया, अब इसकी विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो उस वीडियो में मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।